हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो है रिवीजन के तौर पे अध्याय 2 जो इसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। अध्याय 2 से हम आप सबको रिवीजन कराने वाले हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें और यह ज़रूर सुनें। जो बच्चे रेलवे, एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी में का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है यह वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बीते हुए युगों की घटनाओं का संबंध। बीते हुए युगों की घटनाओं का संबंध जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? 4 गो इसमें दिया हुआ, 4 गो में से जो सही है उसे टिक लगाना है। तो पहला कह रहा है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। यह बात सही है। जो साहित्यिक स्रोत की तुलना में, जो साहित्य के स्रोत की तुलना का मतलब हो जाता है जो साहित्य में लिखा गया उसका पुरातत्व के स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। यही आंसर इसका सही होगा। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत प्रमाणित होता है। यह बात गलत है। पुरातत्व के संबंध में साहित्यिक स्रोत का अधिक प्रमाणित नहीं मिलता है। अगला है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होता है। ये भी गलत है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। ये भी गलत है। यानी साहित्यिक स्रोत की तुलना में जो है पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। यह सही है इसका। तो आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन युग की वैदिक युग के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ के अंग नहीं माना जाता है? तो यह जो है पुराण ग्रंथ जो है श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत नहीं माना जाता है। पुराण जो है श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है, यानी ग्रंथ बोलता है, दावा करता है जो उस ग्रंथ में अपने आप में है वह विश्व में नहीं है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है यानी ग्रंथ में निहित नहीं है वह विश्व में अल्पभाग्य है। यह महाभारत ग्रंथ जो है दावा करता है। जो महाभारत आप देखिएगा, महाभारत में जो चीज़ लिखा है वह चीज़ विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन जो महाभारत में नहीं लिखा है वो पूरा विश्व में अल्पभाग्य माना जाता है। इसलिए कहा है महाभारत में लिखा गया है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में नहीं है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अल्पभाग्य है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातक किस धर्म में है? जातक किस धर्म की कथा है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म की ही कथा है। जातक किस धर्म की कथा है? तो जातक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है जातक। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नागसेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागसेन। मिलिंद पन्हो यानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। तो यह किसने किया था? तो नागसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। क्योंकि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली की तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में जो है राजनीति के बारे में विशेष रूप से बताया गया है, इसलिए राजनीतिक नीतियाँ के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस चीज़ के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति के बारे में प्रकाश डाला गया है। दोस्तों अगर पूछे कौटिल्य का उपनाम क्या है? तो कौटिल्य का और अलग अलग नाम है विष्णुगुप्त, भानुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इसी का नाम है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी।
कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। दोस्तों यह बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाभाष्य के रचनाकार। महाभाष्य के रचनाकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन कर रहा है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक रचनाकार कौन है? तो यह है अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन को चलते हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाण भट्ट के द्वारा। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है विक्रमा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बिल्हन। विक्रमा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बिल्हन। विक्रमा चरित्र के रचनाकार कौन है? बिल्हन। विक्रमा चरित्र के रचनाकार कौन है? बिल्हन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दोस्तों 16। अगला क्वेश्चन जो है 17 यानी 18 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह था हेरोडोटस, जो कि सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। लेकिन यह जो था निरियाकस, एनारोक्स्ट्रियस, एरिस्टोबुलस, ये सभी सिकंदर के साथ भारत आया था, लेकिन हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज किया था भारत का दौरा सबसे पहले। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो जियोग्राफिया की रचना की पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, एस्ट्राबो, प्लिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्राबो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्राबो। जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो एस्ट्राबो ने। जियोग्राफिया की रचना किसने की? एस्ट्राबो ने। प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो यह की थी अज्ञात यूनानी लेखक ने। अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। दोस्तों यह जरूर सुने, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 3 बार बोलते हैं। आप अगर सुनते भी हैं और आप पहले पढ़े भी हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन होते रहेंगे। और ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी यानी 2004 में ये सब पूछी गई क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया न्यू संस्करण 2022 का यह ऑब्जेक्टिव लुसेंट से लिया गया ये सब क्वेश्चन है। तो आप जरूर सुनने पर लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री 9वीं सदी में
9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल का। किसका क्या? तो पाल का। पाल का। अगला क्वेश्चन है, फिर से इसको पढ़ते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अलेब रूनी किसके साथ शासनकाल में अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार था। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। यानी क्वेश्चन कर देता है, बताइए मोरक्को यात्री कौन थे? इब्न बतूता। मोरक्को यात्री कौन थे? इब्न बतूता। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। किस वर्ष किए थे? तो 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था रखालदास बनर्जी ने किए थे, यानी और ये 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी, जो कि देख रहे हैं SSC 1999 में पूछा गया। बहुत सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? दयाराम साहनी एवं रखालदास तो बनर्जी ही तो हैं। दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। दोस्तों, रखालदास बनर्जी को RD बनर्जी भी कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्वीय खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल रॉड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, सर जॉन क्लाइव। सर जॉन क्लाइव जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। सर जॉन क्लाइव जो थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व की खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का न्यूमिस्मेटिक्स
न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। दोस्तों हम तो जानते थे पहले सिक्कों का ही अध्ययन ये तो याद किए थे, लेकिन अब इसमें सिक्का और धातु दोनों आ गया है। तो न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बोगाज से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ के अभिलेख से 4 देवता के बारे में उल्लेख मिला है। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे था। जेम्स प्रिंसपे था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे था। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि देख रहे हैं CGPCS 2013 में पूछा है, BPSC 2008 में पूछा है, SSC 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आगे को चलते हैं। अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृतिक एवं ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृतिक व ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अशोक की अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए कुन्हा से। सर ए कुन्हा से कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर ए कुन्हा से द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजीगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यह हो जाएगा खरोष्ठी लिपि का। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में पड़ता है एवं शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वह लिपि है खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC में ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो कहाँ संदर्भित है? केवल वासुदेव से संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वासुदेव से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित में से
किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिला है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख मिला है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रयाग के अभिलेख से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रयाग के अभिलेख से। क्वेश्चन कर रहा है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति, क्वेश्चन कर रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन किस शासक दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी से हुआ है? तो चतुर्थी सदी से। किस सदी से हुआ है? तो चतुर्थी सदी से। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो चतुर्थी सदी में हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रतिमा लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। दिल्ली में मेहरौली में कुब्बत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख किस भाषा में है? यहाँ हो जाएगा सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका है एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के। अगला क्वेश्चन कर रहा है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस काल लेख में हुआ है? ऐहोल के लेख में हुआ है। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम ने यह किया। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राज प्रथम ने किया। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर मेरू अभिलेख में। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरू अभिलेख में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन जो हुआ 600 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किस सिक्के को? तो आहत सिक्के को। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किस सिक्के को? आहत सिक्के को प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो यह था कुषाण। किसने चालू किए थे? कुषाण। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण। निम्नलिखित में से किसने सोने के शुद्ध यानी सोने के शुद्ध सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय मुद्रा धातु किस धातु के बने हुए थे? सीसा के। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो सीसा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो सीसा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सबसे अधिक सिक्के जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो आरिक मेड्डू स्थल से रोमन के सिक्के मिले हैं। किस स्थल से रोमन के सिक्के मिले? तो आरिक मेड्डू स्थल से रोमन के सिक्के मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रयुक्त है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत को बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि के नाम से। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम से। स्वर्ण भूमि के नाम से प्राचीन काल में जानते थे। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाटिका कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाटिका जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाटिका कहाँ स्थित है? अंकोर वाटिका कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाटिका में फिर पूछता है किस देवता का मूर्ति है? अंकोर वाटिका में विष्णु देवता का मूर्ति है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, फिलिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? फिलिनी की मूल कृति नेचुरल भाषा जो है लैटिन भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो लैटिन भाषा में लिखी गई है। फिलिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो लैटिन भाषा में फिलिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंधी का इतिहास। चचनामा सिंधी का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर कथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मगध का व्यवसाय था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर कथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो मगध का। चीनी यात्री युंगसुंग ने भारत यात्रा कब की? तो यह 518 से 522 ईस्वी तक की। चीनी यात्री युंगसुंग ने भारत की यात्रा कब से की थी? 518 से 522 ईस्वी तक की थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व महाभारत के युद्ध के लिए 3101 ईस्वी के पूर्व का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? यह हो जाएगा इसका राइट आंसर पुलकेशिन
द्वितीय अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख से हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवातक अभिलेख संबंधित है, रवातक अभिलेख संबंधित है किससे? तो कनिष्ठ से। रवातक अभिलेख संबंधित है किससे? तो कनिष्ठ से। रवातक अभिलेख संबंधित है किससे? कनिष्ठ से। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसपे ने। जेम्स प्रिंसपे ने। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसपे ने। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसपे ने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों का उद्वाचित किया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो है रिवीजन क्लास बहुत आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो आज भर के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।